हेलो दोस्तों, आ गए हैं इस सीरीज में आपके सामने आज वीडियो लेकर के, जिसमें हम 10 अरिथमेटिक के सम करेंगे विद फुल डिटेल। पूरा डिटेल के साथ जानेंगे, उसका ट्रिक भी जानेंगे कि इजी वे में उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। और दूसरा है 10 क्वेश्चंस का सेट है डीआई का, मतलब कि 2 डीआई है हमारे पास, जिसमें 10 सवाल करेंगे हम। ये एवरीडे करेंगे आज से लेकर के हम, ठीक है ना। प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस डेली। डेली का मतलब है डेली भाई, इसको डेली ही करना है। ये टिल हमारा चलेगा आरआरबी के एग्जाम तक। आरआरबी पीओ कह लो या क्लर्क कह लो, दोनों को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। और ये बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे और 2 सेट डीआई के होंगे। मैं कराने के लिए सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा सकता था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दिक्कत ये है, या नंबर सीरीज कह लो, वो क्वेश्चन सबके सब लोग कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं आता है। जो मेन दिक्कत आता है कैंडिडेट्स को, वो आता है अरिथमेटिक में और डीआई में। डीआई आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जैसे मर्जी करो, क्योंकि बिना डीआई के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है भाई, ठीक है ना। इसलिए आपको डीआई करना ही पड़ेगा पेपर के अंदर, चाहे जैसे मर्जी करो, ये आपकी मजबूरी है कि आपको डीआई करना ही है, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो ये भारत का लोगो है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत है, एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है। सत्यमेव जयते इसका टैग है। सत्यमेव जयते का मतलब आप सभी को मालूम ही है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, और थोड़ा सा टाइम आ गया है एडवर्टाइजमेंट करने का। तो ये मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है प्रिपेयर विद सावन झा। आपको कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी चीज़ है, कुछ भी है, इस नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल भी, आप उस पर पूछ सकते हैं। कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको, इस पर पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे। और ऐसी वीडियोस आगे भी पाने के लिए इस चैनल को यूट्यूब पे भी सेम है और टेलीग्राम पे भी सेम है। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के सवालों की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला सवाल है। ये रहा अरिथमेटिक का सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पे, ढंग से समझना बात को, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर इनिशियली कंटेन मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 8:3। कोई भी एक कंटेनर है जिसमें 8:3 में मिल्क और वाटर है। भाई कितना है टोटल ये नहीं पता है, 8 और 3 है। इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि अगर 8 3 है, 8 लीटर अगर मान लो मिल्क है तो 3 लीटर वाटर है। आफ्टर एडिंग 22 लीटर ऑफ द मिक्स आफ्टर 22 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इसमें से 22 लीटर मटेरियल बाहर निकालना है। भाई एक बात को समझो, ठीक है, सुनना, यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या पता कि कैसे बाहर निकलेगा। जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो 8:3 में है इनिशियली, कितना है ये थोड़ी ना पता है भाई, ठीक है जी। निकालना सामान कितना है, 8:3, 22 लीटर निकालना है। तो एक रूल क्या कहता है कि देखो भाई, तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, अगर तुम्हें रेशो पता है तो तुम्हारा काम बन जाए। 22 लीटर सामान उसमें निकालना है। तो एक बात को याद रखना कि जिस अनुपात में चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बाहर भी चीजें उसी अनुपात में निकलती हैं। ये शब्द हमेशा के लिए याद रखना कि जिस अनुपात में चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बाहर भी उसी अनुपात में निकल रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर 50 लीटर सामान है, ठीक है ना, क्लियर, 50 लीटर सामान है जिसमें बराबर है 25 लीटर दूध है, 25 लीटर पानी है, और मेरे को इसमें से सिर्फ 10 लीटर बाहर निकालना है। तो 10 लीटर कैसे बाहर निकलेगा, आधा आधा है ना, 1:1 चल रहा है। एग्जिस्ट जो है वो 1:1 में कर रहा है, तो बाहर भी 1:1 में निकलेगा, यानी 5 लीटर ये बाहर निकलेगा और 5 ही लीटर ये बाहर निकलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहां से इसको कैसे सॉल्व करना है ये बताने जा रहा हूं। तो भाई ये सॉल्व कैसे करना है, देखो इसका सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसको जोड़ लो, क्योंकि 8 और 3 11, जोड़ के कितना बन गया 11, मेरे मुताबिक बना 11, सवाल के मुताबिक है 22। तो 11 से 22 को डिवाइड कर दो, यानी कि दुगना चल रहा है। दुगना चल रहा है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि 16 लीटर ये मटेरियल बाहर निकला और 6 लीटर ये मटेरियल बाहर निकला। समझ आ गया जी। मैं फिर से एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं कि कैसे करना है। इरेज कर देता हूं मटेरियल। आई होप आपको ये वाला कंडीशन, ये वाली बातें सारी समझ आ गई होंगी। ये इरेज कर देता हूं, ठीक है भाई। इसको कैसे सॉल्व किया एक बार फिर बात करते हैं इस पे कि भाई ढंग से सुनना। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 8:3 है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको जोड़ लो, कितना बन गया, 8 3 11, 22 से 11 को डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड किया तो 2 पे कटेगा। कहने का मतलब दुगना चीजें चल रही हैं। दुगना चल रही मतलब इसका भी डबल और इसका भी डबल। कहने का मतलब जो 22 लीटर था उसमें 6 लीटर 16 लीटर ये है और 6 लीटर ये है।
क्लियर है जी। और भी तरीका था इसको सॉल्व करने का। इस 22 को 8:3 में अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। देखो टोटल कितने हिस्से हो गए, 8 और 3 11, 11 हिस्सों में से 8 हिस्से यहाँ पे हैं और 11 हिस्सों में से 3 हिस्से यहाँ पे हैं, ऐसे ही है। कितने का, 22 का, तो कितने का 22 का मतलब कि इसको 22 से गुणा कर दो, तो ये गया 2 पे तो ये बना 16 लीटर और ये गया 2 पे तो ये बना 6 लीटर। तो चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये रेशो सॉल्व करने का तरीका हो गया। कहने का मतलब इनिशियली मेरे पास इतना इतना मटेरियल था, उसमें से बाहर कितना निकला है, तो ये वाला बाहर निकला है 16 लीटर और ये वाला बाहर निकला है 6 लीटर। क्लियर है जी। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि इसमें कुछ एडअप भी करना है, 74 लीटर मिल्क ऐड करना है और 24 लीटर वाटर ऐड करना है। तो ऐड जो करना है वो 74 लीटर मिल्क ऐड करना है और वाटर कितना ऐड करना है, 24 लीटर। तो वाटर 24 लीटर ऐड करना है। तो जब वाटर 24 लीटर ऐड किया तो कहता है नया रेशो जो बनना चाहिए वो 3:1 बनना चाहिए। इसको मैं एक बार सही से लिख लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास ये कितना था 8x, इस और ये कितना था 3x। इसमें से 16 लीटर मटेरियल बाहर निकाला और इसमें से 6 लीटर बाहर निकाला। इसमें 74 लीटर डाला और इसमें 24 लीटर डाला। कहता सब सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रेशो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 3:1, 3:1 बनना चाहिए। तो निकालना क्या है मेरे को, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वाटर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भाई ये 58 होता है सॉल्व करके, और ये जो बनेगा ये बनेगा आपका 18। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे को पता चला 1 मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस 58, और इधर से जो बनेगा वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस प्लस होता है, तो ये प्लस का 18 बन गया। ठीक है जी। तो ये बन गया 8x माइनस 58 और ये बन गया 3 3 9x प्लस का 54। तो ये हो जाएगा सॉल्व। सवाल गलत हो गया, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने। तो प्लस का 18, 18 3 54, 8 3 3 9x और 18 3 54, ये तो सही है बिल्कुल 8x। और ये अच्छा ये प्लस का निशान आएगा ना यहाँ पे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ मिस्टेक हो गई, ये प्लस आना था ना, ये प्लस आना था ना, ये निशान डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो ये प्लस का हो गया। ठीक है जी। तो जब इसको सॉल्व किया तो x वाले एक तरफ कर लिए और बिना x वाले एक तरफ कर लिए, यानी 1x इक्वल टू 4 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क की बात करें तो वो इनिशियली मिल्क कितना था, इनिशियली जो मिल्क था वो इतना था और वाटर इतना था। तो इनिशियल मिल्क जो था, इनिशियल मिल्क मेरे हिसाब से 8x था। 8x इक्वल टू कितना हो गया, 8 4 32। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो ये सवाल का सही जवाब है। आई होप यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको ये दो नई बातें बताई हैं कि इसको रेशो को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, अगली बात करते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल देखो जरा, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ फिर रेशो का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। सबसे पहले तो क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 पेंस। मतलब क्या है इसका कि सीपी ऑफ 32 आर्टिकल जो है वो इक्वल है एसपी ऑफ 24 आर्टिकल। यहाँ रेशो का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि कभी भी लेट सपोज कर लेते हैं, मैं बात बता रहा हूँ बस, कि अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि 4a इक्वल टू 3b है, ठीक है, लेट सपोज कर लो, तो बीच में हमें पता है कुछ निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो डायरेक्टली आप याद रखो कि रेशो जो बनेगा ए और बी का, जो रेशो बनेगा, ए के सामने न्यूमेरिकल देखना है, ए के सामने जो न्यूमेरिकल है वो कितना है 3, और बी के सामने आमने सामने वाला देखना होता है, बी के सामने कितना है 4। यानी सही रेशो जो बना वो कितना बना 3 और 4। कहने का मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सही रेशो क्या बनेगा, सीपी और एसपी की बात करें तो सीपी के सामने कितना है भाई 24 और एसपी के सामने कितना है 34, यानी ये कितना बन गया 3:4। क्लियर। इसको आप 300 भी मान सकते हैं, रेशो है। ठीक है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। इसको 3x और 4x भी मान सकते हैं, 300 400 भी मान सकते हैं, 3000 4000 भी मान सकते हैं, जो भी है चलिए मान लेते हैं, कुछ ना कुछ x लगा देते हैं। इतना क्लियर। अगली बात है, कहता है इफ मार्क्ड प्राइस इज 50% मोर देन कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से 150% ज्यादा है। 50% मतलब आधा, हाँ है ना, 50% मतलब आधा। तो एमपी जो है वो 3x से 50% ज्यादा है, तो ये इतने से आधा ज्यादा है, यानी जो ये बन गया मार्क्ड प्राइस वो कितना बन गया, तो वो बन गया 4.5x। इज इट क्लियर टू एवरीवन। भाई 50% ज्यादा है, 50% का मतलब क्या होता है, आधो आधी होता है ना। ठीक है, तो ये 50% का मतलब बिल्कुल आधा हो गया। 3 है तो 1.5 ज्यादा, यानी 4.5 हो गया। फिर बोलता है एंड इज सोल्ड फॉर 80 रुपीज लेस देन द मार्क्ड प्राइस। सोल्ड की बात हो रही है, यानी ये एसपी की बात हो रही है भाई।
एसपी जो है वो 80 कम है किससे, एमपी से, यानी एसपी और एमपी के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस एसपी और एमपी के बीच में कितने का है, 80 का है। आपके मुताबिक ये डिफरेंस कितने का है, 0.5x का। तो 0.5x बराबर 80, या यूं बोल लो कि x बराबर 80 बटा 0.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 आ गया। तो ये गया कितने पे, 16 पे, ये गया 16, 160। एक x की वैल्यू हो गई 160, आया ना, कट गया ना ये एक पे और ये 16 पे। तो 1x बराबर 160 हो गया। मुझे फाइंड क्या करना है, सीपी। सीपी कितने x है, 3x। 3x का मतलब 16, तो ये 48, यानी 480 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, 480 इज द, बड़ा ही उम्दा सवाल था, 480 इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, यहां से इस सवाल को हम मान लो, चलो ठीक है तुम्हें 150% नहीं आया, इसको करने का एक और तरीका था, ठीक है ना, इसको करने का एक और तरीका था, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी है, वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन जो मैंने कराया वही है। ठीक, इसको थोड़ा और तरीके से हम कर सकते हैं, करके देखें। तो इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश अगर हम करें, मान लीजिए इसको मैं रब कर रहा हूं 1 मिनट, तो वो करने का तरीका देखते हैं कि वो क्या है। लिटिल बिट लेंथी हो, चलो, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है कि तुम्हें बताना है कि भाई कोई भी चीज़ करोगे तो कैसे करोगे। मेरा काम ये नहीं है सवाल कराना जस्ट। ठीक, तो ये क्या कहता है, ये कहता है सवाल कि, एक सेकंड भाई, क्या कहता था सवाल, एक लाइन तो ये हो गई सीपी वाली, ये इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन थी कि एमपी इज 50% मोर देन द सीपी। तो अगर मैं यहीं पे देखूं तो एमपी जो है सीपी से 50% ज़्यादा है। तो एमपी, सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो गया, 150 हो गया, या यूं कह लो 2:3 हो गया। अब दोनों में हमको ये देखना होता है, मिक्सिंग ऑफ रेशो मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है जी। मिक्सिंग ऑफ रेशो, एक्स हटा दो, मिक्सिंग ऑफ रेशो को मैंने जो पढ़ाया होगा, उस मिक्सिंग ऑफ रेशो में आपने ये चीज़ सीखी होगी कि भाई मिक्सिंग ऑफ रेशो का मेन पर्पस क्या होता है। मिक्सिंग ऑफ रेशो का मेन पर्पस होता है जो कॉमन वैल्यू है सेम करनी। तो दोनों जगह कॉमनली कौन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों जगह कॉमनली एग्जिस्ट कर रहा है सीपी। तो सीपी की वैल्यू ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम होना चाहिए था, लेकिन क्या ये मटेरियल सेम है, नहीं, ये मटेरियल सेम नहीं है। तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो भाई ये वाला मटेरियल जो है, ये जिसको सेम करना है, इसको और इसको सेम करना है ना, तो फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से। जिनको सेम करना है उसको फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया 6/8 और ये बन गया आपका 6/9। सही से अगर देखें तो सीपी कितना है, सीपी है 6, एसपी है 8, और सीपी तो 6 लिख ही लिया हमने, एमपी की जगह है 9। सवाल के मुताबिक एसपी और एमपी के बीच में जो अंतर है, मेरे मुताबिक वो अंतर कितने का है, एक का। सवाल के मुताबिक वो कितने का होगा, 80 का। ठीक है जी, मेरे मुताबिक एक का, सवाल के मुताबिक 80 का। तो मेरे को ये निकालना था, तो ये कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे, तो 480 इज आंसर। क्लियर। मिक्सिंग ऑफ रेशो को करने का भी अलग तरीका था भाई। मिक्सिंग ऑफ रेशो जैसे एक बार मैंने सिखाया होगा आपको कि सीपी और एसपी अगर मान लो ऐसे है कि 3/4 है, और सीपी और एमपी जो है वो है आपका 2/3। तो मिक्सिंग कैसे करते हैं, तो मिक्सिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी एसपी, सीपी एसपी और एमपी। हाँ यार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, सीपी और एमपी और एसपी। तो पहले सीपी और एसपी है, सीपी 3 एसपी 4, और ये नहीं है तो खाली। दूसरे में सीपी और एमपी है, तो सीपी 2 एमपी 3, एसपी नहीं है तो ये खाली। जो भी इसका नेबर होता है वो फिल कर दो। तो नेबर को, जो भी इसका पड़ोसी है, तो इसका पड़ोसी 3 है तो भाई 3 को फिल कर दिया, इसका पड़ोसी 2 है तो 2 को फिल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी, बात वहीं घूम फिर के आ रही है, रेशो सेम बनेगा भाई। जितना वहां बना है चेक करो, उतना ही रेशो यहाँ बना है, 9 6 8, 9 6। वो इधर उधर हो गया वो बात अलग है, क्योंकि कॉमन मटेरियल बीच में रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ रेशोस, मिक्सिंग। ठीक है जी। अब यहाँ से एक और चीज आई है, ये साइड में आते हैं, जरा ये वाला मटेरियल पढ़ते हैं कि ठीक है सर, चलो आपने बताया, ठीक है, आपने बताया कि 7 = 5b है, तो हम कर लेंगे a/b का रेशो, ठीक है ना, आपने बताया, हमें समझ आ गया। लेकिन अगर कभी मान लो सवाल ही ऐसा हो जाए कि 4a 3b = 5c, अब किसको किसके बराबर करेंगे भाई, वो तो ठीक था। तो यहाँ क्या करना है, चेक करना है पहले तो नीचे क्या है, जो भी नीचे हो 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 है। रेशो में
उल्टा करके लिख देना है। ये 4/1 है ना, इसको 1/4 लिख देना है, 1/3 लिख देना है, 1/5 लिख देना है। ठीक है जी, इसको सही करके लिख लेना है। और डायरेक्ट बनाने के लिए नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 4 3 5, और जो भी एलसीएम आया उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे कटेगा, 15 पे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे कटेगा, 20 पे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे कटेगा, 12 पे। यानी ए बी सी का जो जेन्युइन रेशो आया वो कितना आया, 15 20 और 12 आया। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर ये सिंपली ऐसा है तो क्या करें। अगर मतलब सिंपली होगा तो ठीक है, चलो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि वैल्यू ही 3 हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे, या वैल्यू 4 हो जाए तो क्या करेंगे। तो वहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, अगर है तो वेल एंड गुड। जब डिनोमिनेटर ले लिया तो उल्टा करके लिख लिया और एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशो। रेशो जो है वो किस फॉर्म में बन जाएगा, रेशो बन जाएगा डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है जी, बड़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और यहाँ पे हमने सवाल को 2 तरीके से किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है भाई, तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। ए एंड बी, सवाल घूम गया यार। ए एंड बी एंटर्ड, पार्टनरशिप का सवाल है। एंटर्ड इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000 रुपया। ए एंटर्ड इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000 रुपया। तो ए ने 5,000 रुपया लगाया, एंड आफ्टर 5 months बी ज्वाइंड द बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 20% मोर देन द ए। तो 5 महीनों बाद बी आया है और 20% ज्यादा लेके आया है, किससे, ए से। तो 20% ज्यादा कैसे निकालेंगे हम भाई, तो हमें पता है 5,000 है। ठीक है, 20% निकालने का तरीका बताता हूँ, ये सिखा रहा हूँ साइड में। इसको भाई सीखने की कोशिश करना कि 20% कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से डिवाइड करना। तो जो 5,000 है, कोई भी नंबर है, उसका 10% पहले निकाल लो। 10% कितना बनेगा, तो 10 से डिवाइड किया तो 500 बनेगा। 10% अगर 500 बनेगा तो 20%, यानी इसका डबल 1,000 रुपया हो गया। ठीक है ना। अगर इसका 25% निकालना हो, याद है तो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है कि 10% बराबर 500, फिर 10% बराबर 500, 20 हो गया, 25% निकालना है, 5% बराबर 250, आधा आया ना, तो 1250। क्या ये बात क्लियर है कैसे करते हैं। तो बी ने कितना पैसा लगाया, इसने 20% ज्यादा रुपया लगाया, यानी इसने कितने रुपए लगा दिए, इसने 6,000 रुपये लगा दिए। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि 20% जो होता है वो 1,000 रुपये है। ठीक है जी, 1,000 रुपये लगा करके 5 महीने लेट आया है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, पूरा बिजनेस 1 साल का है, पूरा बिजनेस जो है 1 साल का है, मतलब इसके तो पूरे 12 महीने हैं। लेकिन ये इंसान ने 12 महीने काम ही नहीं किया। इस इंसान ने 12 महीने काम नहीं किया है, 5 महीने लेट आया है। तो इसका वर्क जो है वो सिर्फ कितने महीनों के लिए है, 7 महीनों के लिए। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम कर दो तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में भी तो काटना ही पड़ेगा ना, तो पहले ही काट लो भाई। कैसे काटेंगे, मेरी बात को समझना कि 3 जीरो यहाँ भी गई, 3 जीरो यहाँ भी गई, ये बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 12 है, यहाँ 6 और 7 है, अभी कुछ कट रहा है तो हाँ कट रहा है, 6 के टेबल में 12 कट रहा है। देखो भाई, इससे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, कटना चाहिए बस इसमें। और हाँ, ये मत करना कि यहाँ और यहाँ काट दिया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक इसका होना चाहिए, एक इस खाने का होना चाहिए, दोनों 2 खाने के होने चाहिए अलग अलग। तो ये 1 पे और ये गया 2 पे, तो ये बन गया 5 दूनी 10 और ये बन गया 7 एकम 7। तो ये रेशो हो गया क्या, प्रॉफिट का रेशो हो गया। क्लियर है जी। उसके बाद बोलता है कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ द बी इज 4900 रुपए। बी का शेयर जो है वो 4900 है, तो ए का शेयर निकालना है भाई। ए का शेयर निकालना है, बी का दे रखा है, तो इट इज गिवन एज 4900। ये कितना दे रखा है, 4900, यानी कि 10x और 7x था ना, 7x बराबर 4900 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 4900 बटा 7। x बराबर कितना बनेगा, 700। मेरे को निकालना क्या था, मेरे को जो फाइंड करना है वो ए का प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट ऑफ ए। तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना है भाई, 10x। 10x का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 700, यानी कि 7,000 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो आसान सा क्वेश्चन था यार, कॉन्सेप्ट था नहीं इसमें। इस सवाल को 2 तरीके से करने का लॉजिक भी नहीं है, और ये 2 तरीके से होगा भी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि कोई भी नंबर है तो उसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे करेंगे फास्ट में। अगला सवाल है रेशियो से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रोज पोर्ट्स टू द नंबर ऑफ, थोड़ी स्लाइड छोटी करते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रोज पोर्ट्स टू द जैस्मिन पोर्ट्स इन ए पार्क।
तो ये रोज है और ये जैस्मिन है, 9:5 है भाई, मतलब रोज 9 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात करें तो अगली बात कहता है व्हेन 40 मोर रोजेस आर एडिड। तो रोजेस जो है, पहले यार देखो एक बात और है, ये सवाल मेरा पहला भी था ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये फर्स्ट सवाल भी समथिंग ऐसा ही था। देखो रेशो, एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये चारों एक है। इन सबका प्रधान जो है वो है रेशो का चैप्टर। ठीक है ना, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे चैप्टर आपको तब आएंगे जब आपको रेशो आ रहा है। परसेंटेज आ रहा है तो आपको प्रॉफिट लॉस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। CISI आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से गुच्छों में चैप्टर तैयार करने होते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि देखा बस उठाया और यही कर दिया, नो। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये सवाल की तरफ आते हैं। इसमें तो मैं कुछ बता रहा था, मैं वो ये बात बता रहा था भाई कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये कि पहले तो रोज और इसकी बात कर लेते हैं, रोज और जैस्मिन की बात कर लेते हैं। तो ये 9x है और ये 5x है। इसमें क्या कहता है, कहता है 40 मोर रोज एडेड। रोज वाले कितने ऐड हो गए, 40। कुछ भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट, रेशो देके उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना की बात चल रही हो, कि कोई भी रेशो दे दिया उसमें 10 बढ़ाओ या 5, तो सवाल को इस फॉर्मेट में लेके चलो। ऐसा करोगे तो सीधे डायरेक्ट ही आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है ना। एंड 50% ऑफ द जैस्मिन पोर्ट्स आर रिमूव्ड। आधा जैस्मिन पोर्ट इसमें से हटा दिया गया। तो 5x है, 50% आधा होगा 2.5x, 2.5x इसमें से हटा दिया गया। ठीक है ना, तो रह कितना गया, ये 2.5x आर रिमूव्ड। देन द रेशियो ऑफ द पोर्ट्स, रोज पोर्ट्स टू द जैस्मिन पोर्ट्स इज इक्वल टू 4/1। तो फिर ऐसा करने से ये 4/1 कहलाएगा। 4/1 कहलाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। देखा, डायरेक्टली हम आंसर की तरफ ही आ गए ना। कभी भी रेशो देके उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात दे रखा हो तो इसी हिसाब से सवाल करने हैं। तो ये बन गया 9x और ये बन गया 40 और इधर से बन गया ये 10x। तो x बराबर, x वाले एक तरफ कर दो ना, x बराबर 40 हो गया। मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ जैस्मिन पोर्ट्स, यानी कि 5। इनिशियल नंबर 4 5 200 है ना। इनिशियल नंबर ऑफ जैस्मिन पोर्ट्स यानी कि 5x। 5x का मतलब क्या है, 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 400। 400 या 40, 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है भाई, यहाँ से क्लियर है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो, सवाल जरूरी नहीं है कि मुश्किल ही हो या आसान ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। सवाल सवाल है। अरिथमेटिक हमेशा ही परेशानी, जब आपके पास टाइम कम होगा एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के तो आप पैनिक कर जाओगे। पैनिक नहीं होना है। कराने को मैं सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा सकता था, लेकिन मुझे पता है वो तो सब कर लेंगे। ज्यादा दिक्कत किस में आती है, हमें ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, क्या बोलते हैं इसे, DI में और अरिथमेटिक में। तो इसीलिए मैं इसी को पकड़ रहा हूँ कि इस वजह से अगर आपके 5 नंबर भी बढ़ गए ना तो मेरे को, मेरी बल्ले बल्ले वैसे ही है। चलिए सवाल करते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगे कि लेवल कम है क्वेश्चन के तो आप प्रैक्टिस करिए, डेली जुड़िए मेरे साथ। ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, जो 10 सवाल हैं, जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 सवाल ही इजी हो। इक्के दुक्के सवाल इजी रखने पड़ेंगे, बाकी सवाल मीडियम लेवल के, अच्छे लेवल के। ये सवाल CISI का है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 15% पर एनम एंड गिव इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपए आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कि आपको प्रिंसिपल कितना है भाई पता नहीं है, 3 वर्षों का समय है ना, रेट का आता पता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4167। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद बोलता है इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसी को, ये CI की बात हो रही है, इधर से कहता है सेम सम को अगर CI पे लगाया जाए 10% के, अच्छा इधर रेट दे रखा था यार, 15% के हिसाब से रेट दिया था, और इधर रेट कितना है, रेट बोलता है अगर 10% हो जाए पर एनम। ठीक है ना, और ये 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो फिर कहता है कि, क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, ये निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, रेट पता है, टाइम पता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पता होगा तो कैसे बात बनेगी। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को याद हो, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने बचपन में और भी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने को सवाल करना है। तो सवाल करने के लिए एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। तो थोड़ा इशू आ गया था पानी पीने का यार, प्यास लग गई थी, गर्मी बहुत है।
हम इस सवाल पे थे कि क्या कह रहा था ये सवाल, हमको बोला जा रहा था इसमें कि भाई अपना क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्स है, सी आई 3 है। अब देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बताया होगा कि अगर मुझे प्रिंसिपल, सी आई और अमाउंट इन्हीं तीनों में से कोई एक गिवन हो और इन्हीं तीनों में से कोई एक पूछा हो, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, पहले तो ये 15/100 कहलाएगा या ये 3/20 कहलाएगा। 15% का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा करना है, एक बात याद रखना कि भाई नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है और नीचे वाले को प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला प्रिंसिपल है, ये क्लियर हो गया। इस शब्द को रट लो, ठीक है ना, रट क्या लो, लॉजिक है भाई, कॉन्सेप्ट है। इसका भी एक कहानी है, चलो तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये समझ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। और ऊपर हमेशा अमाउंट होता है, ठीक है ना। और ये नीचे वाला तो प्रिंसिपल था, उसमें जो भी ये ब्याज, ऊपर वाला ब्याज है, तो 20 रुपए में 3 रुपए का ब्याज है। 15% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे 15 रुपए का ब्याज। 15% मतलब क्या, 100 रुपए पे 15 रुपए का ब्याज। अगर मैं ना काटता, अगर मैं इसको कटिंग ना करता, सपोज करो, तो मैं क्या लिखता है यार, अगर मैं इसको सपोज कटिंग ना करता तो मैं इसको यही लिखता ना, फिर कहाँ गया ये, अब फिर मैं यही लिखता कि 100 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है और 115 रुपए बन गया, हाँ कि ना। दूसरे वर्ष के काटोगे तो घूम फिर के वही बनेगा ना, क्लियर है जी। एक दूसरे वर्ष के लिए भी सेम और ये तीसरे वर्ष के लिए भी सेम, ठीक है जी। तो ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकल के आएगा, ये बना कितना, 20 का क्यूब होता है 8,000, और ये कितना होता है 10,000, 10,648 तो 22 का होता है, ये होता है 13,167, है ना, ये गलती हो गया है, 13,167 होता है। एक सेकंड वेट करना, यहाँ मेरे को 13 लिखना पड़ेगा, तो ये होता है 13,167। भाई मेरा प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, ये 13,167 रुपया, उसमें क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब ओवरऑल रकम वापिस आई, तो बीच में जो गैप आ गया किसकी वजह से आया, ब्याज की वजह से। ब्याज मेरे मुताबिक कितना हो गया, 4167x, और सवाल के मुताबिक भी इतना ही है। कहने का मतलब कि भाई 1x बराबर 1 है, तो प्रिंसिपल जो हो गया वो कितना रुपया हो गया, प्रिंसिपल 8,000 रुपया हो गया, हाँ है ना। अब यहाँ से अगर मेरे को प्रिंसिपल पता चल चुका है, तो क्या ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसा इक्वल टू प्रिंसिपल का जगह पे 8,000 रुपया, रेट मतलब क्या, 10%, 10/100, और ये तो क्लियर। काटना है तो काट लो, नहीं भी काटोगे तो वैसे भी हो जाएगा, हम बच्चे थोड़ी ना कि काटेंगे ही तो होगा भाई। हम बच्चे नहीं हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें काटना ही पड़े। 8 दूनी 16, 1600 इधर आएगा आंसर। इसको हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे कि भाई हमें सिंपल इंटरेस्ट के केस में पता है, क्या पता है हमें सिंपल इंटरेस्ट के केस में, कि 8,000 रुपया है, एक साल का 10% ब्याज है। एक साल का कितना परसेंट ब्याज लग रहा है इसमें, एक साल का 8,000 का 10% एक साल में लग जाता है। तो 8,000 का 10% यानी 800 रुपया एक साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 800 का डबल यानी 1,600 आंसर है। अब बात यह आती कि सर आपने ये कहाँ से बता दिया, तो देखो यार, तुमने बचपन में एक बात पढ़ी होगी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 और पावर में टाइम, ऐसा पढ़ा है कभी। यही तो है, ये अमाउंट का जगह पे कुछ भी दिया है, नहीं दिया है ना, सीधा दिया है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट का जगह पे कितना लिखेंगे, रेट का जगह पे 15/20 या 15/100 या फिर 3/20 और पावर में 3। ये मल्टीप्लाई का प्रिंसिपल उठ के यहाँ आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का प्रिंसिपल उठ के यहाँ आया तो यहाँ क्या बच गया, 23, और यहाँ क्या बच गया, 20। इसका क्यूब करेंगे तो एक तरह से ये कह लो वही तो बन गया ये, कि भाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, और नीचे बन गया 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई। अब ये समझ आया लॉजिक कि भाई नीचे हमेशा प्रिंसिपल ही क्यों होता है, क्लियर। नीचे हमेशा प्रिंसिपल ही होता है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई जब इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कहता है अकेले नाव की वैल्यू जो है, अकेले नाव की वैल्यू और अकेले पानी की वैल्यू जो है 7 और 5x है भाई, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 96 किलोमीटर डाउन और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप जाने का जो टाइम डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये कितने के बराबर है। भाई सबसे पहले तो क्या होता है, सब समझो मेरी बात को, कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब नाव के केस में जब बोट का सवाल आता है तो यहाँ स्पीड नहीं बोलते, यहाँ पे या तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं या तो अपस्ट्रीम बोलते हैं। पानी की दिशा में जब जाएंगे, जिधर पानी जा रहा है उधर भी नाव जाए तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसे, डाउन स्ट्रीम। और उसमें जब आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में 9th 10th क्लास में, कि जिधर को पानी जा रहा है अगर उधर को नाव ले जाओगे तो वो B+W होगा, पानी के साथ नाव बहती जाएगी। और अगर अपोजिट जाना है अप स्ट्रीम में तो वहां पे माइनस होगा, इसलिए लगाया मैंने डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम।
ठीक है जी। तो यहाँ से क्या कहता है भाई, ये 7x और ये 12x 5x है, तो ये 7x और ये 5x कितना हो गया 12x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2x बराबर 1। मेरे को निकालना क्या था यार, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाटर की वैल्यू निकालनी है। वाटर की वैल्यू तो 5x निकालना है। तो पहले तो ये काट लो भाई, ये बनेगा तुम्हारा 8/x, x को कॉमन कर लिया तो अंदर बचा 8 माइनस ये गया 6 इक्वल टू ये, तो ये 2/x इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना हो गया 2। मेरे को क्या फाइंड करना है भाई, मेरे को जो फाइंड करना है वो वाटर की स्पीड करनी है। तो वाटर की स्पीड 5x का मतलब होता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। मार्कर ठीक है क्या, ये बदल लें इसको या रहने दें, ऐसा ठीक लगेगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है क्या बोलता है यार, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक पहले ये कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बाद में आते हैं। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम बटे नंबर। तो कहता है ए और बी का जो एवरेज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करेंगे, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो ए और बी का जो सम है, ए और बी का जो सम है वो एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, हाँ है ना, एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और एवरेज है 31 का, तो 31 मल्टीप्लाई 2 यानी 62 इज द सम ऑफ ए एंड बी। अब इसमें कि ए की कितनी वैल्यू है, बी की कितनी वैल्यू, इसके बारे में कोई आता पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि जब मैंने सम किया तो सम इक्वल टू क्या होता है, ए एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। उसके बाद क्या बोलता है, कहता है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए 5 ईयर अगो, यानी प्रेजेंट एज, देखो ए की प्रेजेंट एज को मैंने ए मान लिया और बी की प्रेजेंट एज को मैंने बी मान लिया, तो प्रेजेंटली ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू बी है, ठीक है। तो कहता है ए 5 साल पहले एंड बी 8 ईयर हेंस, बी 8 साल बाद, बी 8 साल बाद कितना है 6 और 7, तो ए 5 साल पहले कितना ए -5 और बी 8 साल बाद कितना बी +8। कोई भी इंसान आज अगर ए का है तो 5 साल पहले कितना होगा -5, और अगर आज ये बी का है तो 8 साल बाद कितना होगा, और इसको सॉल्व करेंगे 6/7 के हिसाब से। जब मैंने सॉल्व किया, ए की क्वेश्चन ये हमारी पहले से बन चुकी है, ये ध्यान रखना बात को, तो 7 इंटू ए -5 और ये 6 इंटू बी +8, तो ये हो गया 7a माइनस का 35 और ये हो गया 6b प्लस का 48, तो ये बन जाएगा 7a माइनस 6b इक्वल टू, ऐड हो जाएगा ना 48 और ये 35, तो 83 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन हैं, पहली इक्वेशन है a + b इक्वल टू 62, दूसरी इक्वेशन है 7a, और एक इक्वेशन ये है 7a माइनस 6b इक्वल टू 83। तो ऐसा करते हैं, इसको 7 से गुणा कर देते हैं, तो इसको 7 से गुणा किया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 7a, ये ना रह जाएगा, ये बन जाएगा 7a और ये बन जाएगा 7b, और इसको जब सॉल्व किया तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 7 6 42 और 1 43। इसको जब सॉल्व करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया भाई, इधर से बचा आपका माइनस का 13b, और क्योंकि भाई 7 से गुणा कर दिया ना, मेरे को ये एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड याद करो। इधर से सॉल्व करोगे तो 14 में से 3 गया तो 1, 13 में से अपना कितना बचा, ये 42, 341, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो बी की जो वैल्यू मेरे को निकालना भी बी की ही वैल्यू थी, इसीलिए एलिमिनेट मैंने ए को किया है, तो ये 341/13 हो जाएगा, तो 13 दूना 26, कुछ छोटा सा मिस्टेक हो गया क्या कहीं पे, 13 दूना 26 और ये 13 8 बच रहा है, 7 27 आना चाहिए, कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया है। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, और ये हो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 6 42 1 43, सही है भाई, 4, अच्छा ठीक है, यहाँ पे गलती होगी ना, 4 में से 3 गया तो 1 और ये 43, तो ये 35 आएगा ना, ये 351 भाई, ये 27 पे जाएगा, दिस इज आंसर। क्लियर, यहाँ पे कुछ था नहीं भाई, एक कंसेप्ट था यहाँ पे बात करने के लिए, वो कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट था बात करने के लिए, वो कंसेप्ट था एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर, एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर, ठीक है जी। अगली बात करें, क्लियर, तो ये हो गया, इस हिसाब किताब से हमने कर लिया। एजेस है, एजेस से सवाल आ जाता है पेपर में, तकरीबन हर पेपर में, एवरी एग्जाम में एजेस का सवाल आता ही है। नेक्स्ट सवाल मेंसुरेशन से है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कंटेनर, कॉनिकल कंटेनर यानी कि कॉनिकल की शेप में है, कॉनिकल कंटेनर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, वो है 550, ठीक है जी, एंड ठीक है,
साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस। पहले तो ये समझो कि इसका जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट क्या होती है? तिरछी हाइट। ये वाली तिरछी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं भाई, ठीक है। ये कितनी है? ये है 25। तो जब मैंने इसमें पुट किया 25, आर नहीं पता है लेकिन ये तो पता है ना, तो ये सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, हाँ कि ना। आर की वैल्यू बनेगी 550 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 के टेबल में कितना बजाएगा? 25 के टेबल में 1 पे और 25 के टेबल में गया 22 पे, 22 कट गया, यानी आर की वैल्यू आ गई 7। मुझे निकालना क्या और आगे क्या कहता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है भाई कि कर्व सरफेस एरिया क्या है और पाई आर एल कितना चलेगा। कहता है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ ये। अब कोई एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो उससे 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा, यानी साइड कितना हो गया इसका? 10। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर कितना होगा? 10 10 10 और ये 10, तो 40 इसका आंसर, ठीक है जी। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर का कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 40 इसका आंसर, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं है भाई? क्लियर? ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। गड़बड़ तो नहीं? देखो ये सारे सवाल जो हैं, बात को समझो कि ये एग्जाम लेवल के जो सवाल होते हैं ना, उनमें देख के आप देखो, कोई भी, कई बार हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये सवाल करें 2 सेकंड में। अरे यार पर्टिकुलरली एग्जाम में वही सवाल थोड़ी ना आएगा। अगर इसका कोई ट्रिक है भी है तो जरूरी होना कि वो दूसरे पे भी लगेगा। बात समझ रहे हो ना? कि अगर मान लो एग्जामिनर का यह सवाल का मन करता कि ये रेक्टेंगल दे दे, फिर क्या करते? फिर वो ट्रिक गायब है ना। तो ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागो भाई, ट्रिक आता नहीं है पेपर में, क्लियर है ना। हाँ अगर आ भी गया, मान लो तुम 100 सवाल है या क्वांट्स के 35 सवाल है, उसमें 1 या 2 सवाल में ट्रिक लग भी गया तो तुम क्या ही कर लोगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट समझो, पूरी बातें समझो, फिर ही सवाल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट सवाल टाइम एंड वर्क से, ए इज 5 टाइम एफिशिएंट एज बी। तो ए बी से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, मतलब बी 1 चेयर बनाता है तो ए 5 चेयर बनाता है। एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क है दोनों बंदे मिलकर 12 दिन तक काम करें वो खत्म हो जाएगा, दिस इज द टोटल वर्क, आया ना। तो 5 और 1 6 एफिशिएंसी इसकी होगी, 5 और 1 6, तो 6 इंटू 12 कितना हो गया भाई? 72 इज द टोटल वर्क। मतलब मेरे को टोटल 72 पेन बनाने हैं, ये बात समझ आ गया। ये एफिशिएंसी थी ना, एफिशिएंसी के बारे में कंक्लूजन दिया हुआ था पहले से, और टोटल वर्क के बारे में बोला गया है कि वो बंदे मिल के 12 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद बोलता है एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू एवरेज एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का एवरेज एफिशिएंसी कितना होगा? एवरेज एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो सी इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो एवरेज ऑफ ए एंड बी तो यही होता है, हाँ कि ना। तो 6/2 यानी कि 3। तो कहता है टाइम टेकन बाय सी टू सी अलोन सी टू कंप्लीट द वर्क। कहता है टाइम टेकन बाय अलोन सी क्या होगा? तो टाइम क्या होता है? वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ सी। वर्क कितना है? 72, और ये कितना है? 3। तो आंसर कितना आएगा भाई? 24। 24 थी ये बात, ठीक है जी। एफिशिएंसी से रिलेटेड बातें थी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगली बात करें, इस सवाल से किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? अगली बात आ रही है डीआई पे। डीआई शुरू में मैंने इजी रखे, अभी 1-2 दिन इजी डीआई कराऊंगा, उसके बाद डीआई टफ करूंगा, ठीक है। टाइम देख ले थोड़ा सा कितना हो गया भाई, टाइम चलो ठीक है कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जल्दी में खींचते हैं ना। कॉन्सेप्ट के चक्कर में टाइम लग जाता है यार, क्योंकि एक सवाल को 2-2 तरीके से 3-3 तरीके से बताना है। अगर मान लो हर सवाल को 2-2 तरीके से बताना पड़ जाए तो 10 सवाल नहीं रह जाता है, वो 20 सवाल हो जाता है, और कंसेप्ट अलग से है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम का इशू है, जैसे जैसे पैचेस आगे जाएंगे, लेक्चर आगे जाएगा, थोड़ी एफिशिएंसी मेरी भी बढ़ जाएगी, तो सवाल ज़्यादा होने लगेंगे या टाइम कम लगने लगेगा। ये सवाल किसके बारे में? डीआई को पढ़ते हैं भाई। इंफॉर्मेशन गिवन चार्ट एवरेज क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड ऑयल, एवरेज ऑफ द मिल्क एंड ऑयल। किसकी बात हो रही है? मिल्क और ऑयल के एवरेज की, है ना। मिल्क और ऑयल के एवरेज की। तो मिल्क और ऑयल के एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज मुझे पता है यार, एवरेज इज इक्वल टू सम बटा नंबर, एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ सम इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, हाँ कि ना। 2 ही चीजें हैं। अगर ये सिर्फ मिल्क और ऑयल है तो नंबर कितना आएगा? नंबर की जगह 2 लिखेंगे, क्लियर। एक ही है तो नंबर की जगह तो 2 आएगा। तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं 2 से तो ये टोटल ऑफ द मिल्क एंड ऑयल हो गया। इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये टोटल ऑफ द मिल्क एंड ऑयल हो गया। ये टोटल ऑफ द मिल्क एंड ऑयल हो गया, टोटल ऑफ द मिल्क एंड ऑयल हो गया, और ये टोटल हो गया। इतना क्लियर हो सभी लोग? उसके बाद क्या कहता है? उसमें से मिल्क कितना है, तो बचा हुआ क्या होगा? ऑयल होगा। टोटल 640 है, जिसमें 210 मिल्क है, तो माइनस कर देंगे तो ये कितना? 430 बचेगा। ये 430 डेफिनेटली ऑयल है भाई, हाँ कि ना।
अगर ये 800 है उसमें 320 निकल गया तो बचा हुआ 480 क्या है, 480 ऑयल है। 840 में 310 जो है वो मिल्क है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 035 530 वो क्या है, मिल्क है, ऑयल है। 1000 में से 450 ये गया तो 550 इधर आ जाएगा, 560 में से 160 इधर आया तो 460 ये आएगा। ग्राफ तैयार है आपका, क्लियर हो भाई? इससे किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, सवाल करें। द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन चेन्नई इज 140 मोर देन दैट ऑफ श्रीनगर। ऑयल इन चेन्नई, चेन्नई का तो बात नहीं है, इसमें श्रीनगर की बात है। श्रीनगर में ऑयल कितना है, श्रीनगर में ऑयल जितना भी है उससे 140 ज़्यादा, तो श्रीनगर में ऑयल जितना भी था उससे 140 ज़्यादा, यानी कि कितना हो गया, ये तो हो गया 400 500 100 600 600 ऑयल हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कहता है क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन कोची इज 25% मोर देन चेन्नई, क्लियर है। क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन कोची, मिल्क इन कोची इज 25% मोर देन चेन्नई। इधर आ जाओ जरा, ये चेन्नई की बात है भाई, चेन्नई की बात थी ना, ऑयल कोची। इधर बात करते हैं, कहता है मिल्क इन कोची इज 25% मोर देन चेन्नई। चेन्नई में जो मिल्क है, मिल्क इन चेन्नई, इससे 25% ज़्यादा है, इससे वो 25% ज़्यादा है। कौन, मिल्क इन कोची, हाँ है ना। तो 25% ज़्यादा है, तो कहने का मतलब इसका 125% है। और ये नहीं पता है ना, मिल्क इन चेन्नई नहीं पता है, लेकिन मिल्क इन कोची तो पता है ना। मिल्क इन कोची कितना है, मिल्क इन कोची जो है कहाँ है भाई, मिल्क इन कोची 450 है, 450। तो अगर ये 450 है तो यहाँ से मिल्क इन चेन्नई निकल जाएगा, ये हो गया 125/100, या यूं कह लो 5/4। हाँ जी, उधर जाके ये सॉल्व करेंगे तो हो गया ना 450, उल्टा हो जाएगा 4/5, 90, 360 एक पे, और ये 90 पे, तो 9 तो होगा 36। मिल्क इन चेन्नई जो है 360 है। मेरे को निकालना क्या है, टोटल क्वांटिटी। तो भाई ये क्या कहता है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 इसका ऑयल था, ठीक है जी, और मिल्क कितना है, मिल्क है 360, तो मिल्क जो है 360 है, तो ये कितना हो गया भाई, 960 इज द, क्लियर। 9 पे कोई गलती तो नहीं होगी, 5 9 90 9 तो 36 360 आना चाहिए था यार। क्या कहता है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड ऑयल इन चेन्नई। मिल्क एंड ऑयल कहता है कि ऑयल इन चेन्नई इज 140 मोर देन दैट ऑफ श्रीनगर। छः सौ, ये तो ठीक है बिल्कुल। और ये क्या कहता है, 25% मोर देन दैट ऑफ चेन्नई। मिल्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ, तो 125% हो गया भाई, 5/4, 9 पे गया 360, सही तो है यार, ऑप्शन में गलती होगी शायद। एक ऑप्शन को सही कर लो, किसी एक को, सही ऑप्शन 960 आना चाहिए यार। ऑप्शन में गलती होगी भाई, सही ऑप्शन 960 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है 960 आना चाहिए। एक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से 960 आना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल करें। मेरे हिसाब से 960। इसमें एक नया बात ये सीखा है हमने कि कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, वैल्यू है 500 एक नंबर है, अगर वो 10% बढ़ जाए, तो 10% अगर बढ़ जाएगा तो मेरे को पता है वो कितना बन जाएगा, 500 का 110% हो जाएगा। अगर 20% घट जाए तो 500 का 20% अगर घट गया तो बचा कितना परसेंट, मात्र 80% सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नया बात हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो कोची की दे रखी थी, चेन्नई की नहीं दे रखी थी, तो चेन्नई को वैसे रहने दिया, कोची को फिल कर लिया। इसमें तो नहीं गलती हो गई थी, 1000 ये था, इसमें 450 है, तो सही तो है यार, पता नहीं, चलो देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कहा जा रहा है कि इन भोपाल, भोपाल की बात हो रही है, भोपाल तो है यहाँ पे, आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क सोल्ड, जितना भी मिल्क है 210 मिल्क है, उसमें क्या कहता है 1/7 सोल्ड टू द शॉप्स एंड रेस्ट इज सोल्ड टू द हॉस्टल। इसका 1/7 जो है वो शॉप पे है, तो 1/7 कितना होगा, 30। ये किस पे बिक गया, ये बिक गया शॉप पे, और कहता है बचा हुआ हॉस्टल में गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिल्क सोल्ड टू हॉस्टल, हॉस्टल निकालना है यार। तो बचा कितना रह गया, 207, कितना रह गया, 210 में से 30 गया तो 180, यही आंसर है, ठीक है, ये तो इजी था। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल इन नोएडा। ऑयल इन नोएडा, नोएडा है ना, इसका ऑयल चाहिए। तो नोएडा में ऑयल कितना था, 480। नोएडा में ऑयल जो था वो 480 था, रेशो निकालना है। और मिल्क इन कोची, कोची में मिल्क कितना है, 450। तो ऑयल इन नोएडा इतना है और ये 450 है, तो रेशो ही निकालना है, 480/450।
16/15, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड ऑयल इन भोपाल, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड ऑयल इन भोपाल, तो टोटल क्वांटिटी कितनी, 2 से गुणा कर रहे थे ना हम, 640, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन श्रीनगर, ऑयल इन श्रीनगर निकालना था मेरे को। तो ऑयल इन श्रीनगर कितना था भाई, ऑयल इन श्रीनगर 460 था, ऑयल इन श्रीनगर कितना था, 460। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो इसको सॉल्व करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑयल इन श्रीनगर। तो ऑयल इन श्रीनगर अगर सॉल्व करना है मेरे को भाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेट नहीं है क्या, ये पूरा आंसर है, तो इसका आंसर जो आएगा वो करीब करीब 460 है, तो इसलिए 69, 150% से तो कम आएगा भाई, 150% से कम ऑप्शन नहीं है यार। कुछ प्रिंटिंग में गलतियां हैं शायद, मेरे को लगता है ये सवाल चेक करने वाले। क्या बोलता है, कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड ऑयल इन भोपाल, मिल्क एंड ऑयल इन भोपाल 640 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑयल इन श्रीनगर, टोटल ऑयल इन श्रीनगर। तो ऑयल इन श्रीनगर कहाँ है भाई, श्रीनगर में जो ऑयल है ये 560 में से 100 गया तो 400 आएगा, गलती होगी ना यहाँ, ये 400 है भाई, यहाँ 400 आना है, 160 नहीं आएगा। ठीक है, ये अगर अब देखूं 400 से 400 कट गया तो ये 160 आएगा। ठीक है भाई, अब ये हो गया। ठीक है भाई, ये वहां पे ही गलती हो गई थी ना, ये यहाँ मेरे 560 में से 160 निकाला तो 400 आना था ना, ये 400 था। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कहता है 640, जो भी बात है अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 15, सवाल अगर आ जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए कितना परसेंट है किसका, किसका किसका, बी का, तो नीचे बी आएगा, ऊपर ए आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर सवाल हो जाए बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी कितना प्रतिशत है किसका, किसका, ए का, तो नीचे ए आएगा, ऊपर बी आएगा। ऐसे ही पूछा था कि मिल्क, ये वाला जो चीज है भोपाल, इज व्हाट परसेंट ऑफ श्रीनगर, भोपाल कितना परसेंट है किसका, श्रीनगर का, किसका, श्रीनगर का, इसलिए ऊपर में भोपाल लिखा और नीचे श्रीनगर लिखा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन हैदराबाद, ऑयल इन हैदराबाद कहाँ है भाई, ऑयल इन हैदराबाद मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ऑयल इन हैदराबाद जो है वो 530 है, ऑयल इन हैदराबाद इन 530 एंड कोची, अच्छा कोची भी देखना है, तो ऑयल इन हैदराबाद एंड कोची ये 550 है और ये 550 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना बोल रखा है, एक्स। फिर से पढ़ो ना, डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन हैदराबाद एंड कोची इज एक्स, तो ऑयल इन हैदराबाद जो है 530 और ये 550, तो ये 20 की वैल्यू आ गई, एक्स बराबर 20 हो गया। मेरे को निकालना है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन भोपाल, ऑयल इन भोपाल कितना है भाई, ऑयल इन भोपाल इज 430, तो 430 की फॉर्म में आंसर चाहिए, 430 बनाना है इसको, तो 430 अगर बनाना है इसको, तो इसको 430 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करके देख लो किसी एक में जिसमें सही बैठ जाए, इसको 430 बनाना है भाई, तो 430 अगर इसमें बनाना है, इस ऑप्शन में अगर मैं भरूं तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो ये 4 इंटू 20, तो ये 80 और ये 200, ये ऑप्शन तो नहीं है भाई। 10.5 ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 10 दूना 22 होगा, 11, 10 दूना 20 और ये 21, 210 हो जाएगा, गलत है भाई, 430 चाहिए ना, ये होने का चांस लग रहा है मुझे, 20, 100 और ये 300, सही है भाई, 5x प्लस 330, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20, ये पूरा 100 हो गया और ये 330 हो गया, तो 430 इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एक सेट डी का हो गया। टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है आपका 49 है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सेट रह गया बस। क्लियर। ये थोड़ा केसलेट डी है भाई, ये कौन सी चीज़ है, केसलेट डी है, तो केसलेट डी बहुत ही ट्रेंडिंग है, केसलेट डी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। ठीक है ना, केसलेट डी का एक खास बात है, केसलेट डी का खास बात है कि ये मेंस में आता है मोस्टली, लेकिन अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इजी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इजी होता है, ये बात याद रखना कि ये ज़्यादातर इजी आता है, हर बार का नहीं कह सकता हूँ। मान लो पेपर ये SBI PO है, तो SBI PO में कैसे आएगा, इजी आया ना। क्लियर, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ भाई। क्लियर, अगली बात करते हैं यहाँ से, तो ये रब कर देता हूँ, ज़रा रुक जाओ भाई, रब नहीं हो रहा यार, रब कहाँ से होगा,
इसको रब कर लिया। इसको केसलेट को आपको क्या करना है, देखो केसलेट का एक खास बात है, केसलेट दो ही फॉर्म में आता है, या तो आपको इसको वेन डायग्राम से करना पड़ेगा या तो डाटा टेबल बनाना पड़ेगा। ओवरलैपिंग का केस जब भी होगा तो वहां पे ये कहानी वेन डायग्राम के हिसाब से चलेगी। ओवरलैपिंग का केस का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग मतलब कि जहां पे बात कर लो कुछ पास भी हैं कुछ फेल भी हैं, कुछ दोनों हैं, कुछ खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ दोनों खा रहे हैं, हाँ है ना। तो जब भी ओवरलैपिंग का बात चले तो वहां पे वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को ओवरलैपिंग होता दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि टेबल सोल्ड और अनसोल्ड की बात चल रही है, तो या तो बिकेगा या तो नहीं बिकेगा। ऐसा पॉसिबल है कि आधा टेबल बिक जाए और आधा टेबल ना बिके? दैट इज नॉट पॉसिबल भाई, ठीक है ना। तो इसलिए डायग्राम बनाते हैं डाटा टेबल के हिसाब से। किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही है, ए बी सी की बात हो रही थी। इसमें और बात हो रही है किसकी? सोल्ड की और अनसोल्ड की। और बगल में हमने लिख लिया टोटल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो मेरे को ये समझ आता है भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको क्या है, पढ़ते चलेंगे भाई, ढंग से सुनना, केसलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझो बात को। कहता है टोटल नंबर ऑफ द टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड इन बी इज 60। टोटल नंबर ऑफ द टेबल, किसका बात हो रहा है? टोटल मैन्युफैक्चर्ड जो है बी इज 60 एंड 160 लेस देन दैट ऑफ सी, 160 लेस देन दैट ऑफ सी। और ये सी से 160 कम है, तो सी से 160 कम है मतलब सी इससे 160 ज्यादा है, तो सी कितना हो गया? इससे 160 ज्यादा हो गया, यानी सी 220 हो गया। टोटल की बात हो गई। द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड इन ए इज 80, टेबल सोल्ड इन ए इज 80 एंड रेशियो ऑफ द टेबल सोल्ड टू अनसोल्ड इन ए इज 4:3, 4:3। भाई देखो ये 4:3 है, मगर अगर ये 4 है तो ये 3 है। सीधा याद रखो कि दो रेशो है कोई भी चीज है, दो तरफ से सॉल्व करना है ना, एक रेशो दे रखा है एक वाला सॉल्व करना है। तो ये बचपन वाली बातों में मत जाओ, सीधे ध्यान दो कि 80 है और ये 4 है ना, 4:3 है। रेशो वाला डेटा नीचे रख के काट दो, रेशो वाला डेटा नीचे रखो और काट दो, तो कितने पे कटेगा? ये 20 पे कटेगा, 20 पे कटेगा तो ये 20 गुना हो गया, हाँ कि ना। 4 = 80 है, 4 = 80 है, मतलब 4 = 20, 4 = 80 तो 20 पे कटेगा 20 गुना, तो ये 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 140। क्या ये बात समझ आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि भाई 4 = 80 है तो 4 को 80 बनाना है, 80 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 गुना चल रहा है। नहीं पता चला तुम्हें, कुछ नहीं समझ आया, फिर ये कर लो कि जो मटेरियल दे रखा है उसको डिवाइड कर दो, अपने पता चल जाएगा 20 पे कट रहा है तो उसको 20 से गुणा करना है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड इन बी टू सी इज 1:5। तो अगर ये 1 है तो ये 5 है। द रेशियो ऑफ द टेबल्स अनसोल्ड इन बी टू सी इज 1:3। ये 1 है तो ये 3 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सेम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। एक बात याद रखो कि वेरिएबल सेम यूज नहीं करना है। अगर एक से ज्यादा बार रेशो का जरूरत पड़ रहा है, एक से ज्यादा बार रेशो मेंशन्ड है सवाल में, तो सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है फिर? अलग अलग वेरिएबल लेना है। मेरे को पता है ये 1y और ये 1z को ऐड करें तो कितना बन जाएगा? तो 1y और 1z को ऐड करें तो ये 60 बन रहा है। इधर से 5y और 3z को ऐड करें तो 5y और 3z को ऐड करें तो कितना बन रहा है? 220। भाई इसमें से एलिमिनेशन मेथड लगाना, किसी एक को सेम कर लेते हैं। ये 1 है, सीधा इस पूरे को 5 से गुणा कर देंगे यहीं पे, तो 5 से गुणा कर दिया, यहीं लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। a = 5 से पूरे को गुणा करना है ना, तो ये कितना हो गया? 300। हट गया भाई? मेरे को ये समझ आया, इसको सॉल्व करना है तो निशान बदलने पड़ते हैं, हाँ कि ना जी। 5y से 5y कट गया, ये बचा क्या? 2z और ये बचा क्या? 80। तो z बराबर कितना हो गया? 40। तो ये z बराबर 40 हो गया और ये z बराबर हो गया 40, तो ये 120 हो गया। ये टोटल 220 है, अगर यहाँ 120 हो गया तो यहाँ डेफिनेटली कितना होगा? 100। टोटल 60 है, यहाँ 40 हो गया तो यहाँ डेफिनेटली कितना होगा? 20। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। केसलेट फिर बोलता हूँ, देखो यार कितना आसान था, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, इसमें तो मुझे कुछ भी मुश्किल लगा ही नहीं, जरा भी मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा आसान था ये तो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन सी, जितने भी टेबल बिके हैं सी में, तो सी में जो टेबल बिके हैं 100, 40% आर डिफेक्टिव। जितने भी बिके थे ये 100 है भाई, ये 100 की बात हो रही है।
100 में 40% जो है डिफेक्टिव है। इफ द नॉन डिफेक्टिव टेबल सोल्ड इन शॉप सी एंड ए आर इक्वल, अगर 100 है बिके, उसमें 40 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव जो होंगे वो कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव जो होंगे वो 60 होंगे। और ये नॉन डिफेक्टिव सी का भी और नॉन डिफेक्टिव ए का भी दोनों बराबर हैं, तो वहां पे भी 60 हो गए। तो कहता है डिफेक्टिव ए में कितने होंगे? तो ए में टोटल जो थे, नॉन डिफेक्टिव हो गया ना, टोटल ए जो था वो कितने का था? टोटल ए 80 का था। नॉन डिफेक्टिव ए जो है 60 है, टोटल ए जो है 80 है, तो डिफेक्टिव ए कितना होगा भाई? डिफेक्टिव ए जो होगा वो कितना होगा? 20 होगा। 20 इज द राइट आंसर। हाँ कि ना? कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, ठीक है ना, बिना कड़ी के सवाल सॉल्व नहीं होता है। क्लियर? आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, एक ही बार में सवाल नहीं होगा। बात क्या है उसको समझो, साथ में देखते चलो कि क्या बोला जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, उसी हिसाब से एक्ट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल है भाई, क्या बोलता है? नंबर ऑफ द टेबल सोल्ड इन डी इज 50% मोर देन बी। तो बी में कितने टेबल थे भाई सोल्ड? 20। डी में बी से अनसोल्ड, बी से 50% ज्यादा है, 50% इंक्रीज है, ज्यादा है। तो बी की वैल्यू 20 थी, तो 50% ज्यादा कर दिया तो इसका 150% आएगा। तो यानी कि 30 टेबल बेच दिए गए। बोलो हाँ है ना? 50% का मतलब सीधे सीधे 1.5 गुना, हाँ कि ना जी? और उसके बाद कहता है टेबल्स अनसोल्ड इन डी इज 90। अनसोल्ड जो है वो 90 है, तो टोटल टेबल कितना होगा? 120 होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? टोटल टेबल, ये कंसेप्ट क्लियर है ना? आपको मैं पहले भी बताया था कि कोई नंबर है, अगर मान लो 15% बढ़ गया, तो मेरे को पता है कि 60 का 15% बढ़ गया तो 115% हो जाएगा, हाँ कि ना जी? अगर 25% बढ़ गया तो 125। वैसे ही बोला बी की वैल्यू जितनी भी थी 50% बढ़ जाएगा यहाँ के लिए, डी के लिए। क्लियर? ठीक है ना? तो डी के लिए 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, खत्म। नेक्स्ट सवाल, डिफरेंस बिटवीन द टेबल अनसोल्ड इन ए सी। अनसोल्ड इन ए कितना है? 60। सी कितना है? 120। डिफरेंस कितने का है? उसने ए और सी के अनसोल्ड का डिफरेंस पूछा है, तो अनसोल्ड का डिफरेंस कितने का हो गया भाई? 60 का डिफरेंस हो गया, खत्म सवाल। ठीक है जी? क्लियर? मेन जो था देखो यहीं पे टाइम इन्वेस्ट। अब तुम बोलोगे सर सवाल तो बड़ा ऐसा आसान है, ये तो बहुत इजी सवाल है। भाई इजी सवाल तब है जब तुमने अपना 2 मिनट 3 मिनट इन्वेस्ट कर दिया इसमें। 20 मिनट का सेक्शन है, या आरआरबी के पेपर में 25 मिनट का सेक्शन है, अगर तुम 2 मिनट लगा ही दिए तो भाई वो तो फिर आसान लगेगा ही ना। 2 मिनट 25 मिनट में से इन्वेस्ट कर दिए, या 3 मिनट, 2 मिनट क्या 2 मिनट में नहीं होगा भाई, 2 मिनट से लेकर के 2.5 मिनट या 3 मिनट लगा दिए, तो मतलब तुम पेपर का 2.5 मिनट यानी 10% टाइम दे चुके हो, तो उसके बाद तो आसान ही लगना चाहिए ना। अगर उसके बाद भी मुश्किल लगा तो फिर तो हो गया, कर गए तुम पेपर भाई। क्लियर? नेक्स्ट सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल। क्लियर? इस पे मैंने क्या कर दिया? अगला सवाल, ए फ्यू टेबल्स वर सोल्ड, क्या बोलता है यार? ए फ्यू टेबल्स वर सोल्ड एंड अनसोल्ड, अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स अनसोल्ड इन बी टू द सोल्ड इन ए। बी अनसोल्ड और ए सोल्ड, यही चाहिए ना मुझे। देख लो भाई क्या बोलता है। बी अनसोल्ड, बी अनसोल्ड कितना है भाई? 40, और ए सोल्ड कितना है? 80। तो ये है 40 और ये है 80, इसका रेशियो 1/, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, इफ द टोटल नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन ई इज 40 मोर देन द बी। बी में कितने टेबल बनाए गए हैं? 60, इससे 40 ज्यादा है, तो टोटल जो है बी से ई में बी से 40 ज्यादा है, तो 100 टेबल बना रहे हैं। ठीक है जी? नंबर ऑफ द टेबल अनसोल्ड इन इज, अनसोल्ड, इसमें सोल्ड और अनसोल्ड होने वाला है ना, सोल्ड और अनसोल्ड, तो ये कितना है भाई? 3 से 1/4 ऑफ द टेबल सोल्ड इन बी। तो बी में जो सोल्ड थे उसका 3 से 1/4, यही है ना। बी में सोल्ड कितने थे? तो बी में जो सोल्ड थे, बी में सोल्ड 20 थे, बी में सोल्ड कितने थे? 20, तो ये 20 है, और इसका 3 से 1/4, 4 3 12 1 13, 13/4, तो ये कितने पे गया? 4 पे, और ये 5 पे, 13 पंचे 65। अनसोल्ड जो हो गए वो 65 हो गए, तो 100 में से अगर 65 निकाल देंगे तो बचे हुए जो 35 होंगे, वो बचे हुए 35 यहाँ आ जाएंगे। क्लियर हो जाए? इसमें किसी को गड़बड़ है? टाइम कितना हो गया भाई? इसमें किसी को दिक्कत है? होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए। ठीक है जी? तो ये हो गए आपके आज के सवाल। उम्मीद करूंगा कि कल से वीडियो इतना लंबा ना, अच्छा एक सवाल बीच में रह गया था शायद, है ना? होल्ड करना जरा, कोई एक सवाल शायद छूट गया था, ये था ना 7th क्वेश्चन, अच्छा ये गलती से हो गया।
क्या बोलता है, कहता है द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन ए एंड बी बैग इज टुगेदर 80 30। तो ए और बी को हम जोड़ के देखें तो कितना है भाई, 30 है। फिर उसके बाद क्या कहता है, रेशियो ऑफ द टोटल बॉल इन ए एंड बी इज 2:1। आपको अभी अभी सिखा के हटाऊं कि 2:1 में कैसे बांटना है। क्लियर। तो अलग अलग तरीके थे भाई इसको बांटने के। पहले तो 2 और 1, तो ये कितना हो गया, 3, 30 से भाग कर दो, कितने पे गया, तो 20, 10 गुना हो रहा है ना, 20 और 10 हो गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो 30 को अगर 2:1 में बांटना है, तो 2:1 में बांटना है तो 2 और 1 3, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हैं कितने, और ये 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा है। हाँ कि ना, कितने का, 30 का और 30 का। ये आपकी मर्जी है भाई, आप कैसे करते हो। तो मेरे को ये तो पता था भाई, 3 10 गुना यानी कि ये 20 बनेगा और ये 10 बनेगा, ये ए है और ये बी है। फिर बाद में क्या बोला गया, कहता है 40% ऑफ द बॉल्स इन ए आर रेड। तो इसमें 40%, तो 20 का 40%, 40% निकालना है। 40% कैसे निकालोगे बताओ। आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखा के हटाऊं कि पहले 10% निकाल दो, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10% हो गया, मुझे 40% निकालना है। तो यानी कि 4 से गुणा कर दिया, तो 8 बॉल्स क्या हैं, रेड है। क्या कहता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 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 कॉम्बिनेशन। बात याद आई, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली, कॉम्बिनेशन का चैप्टर है भाई। कहता है एक रेड बॉल निकालना है और वो भी बैग ए में से निकालना है। तो सिर्फ बैग ए नीचे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नीचे टोटल टोटल और ऊपर फेवरेबल। तो टोटल 20 बॉन, क्योंकि मुझे सिर्फ ए पे फोकस करना है ना, तो ए में कितने हैं भाई, 20, 20 में से एक गेंद टोटल। और फेवरेबल, फेवरेबल सिर्फ रेड है, रेड की कितनी गेंदें हैं, 8, 8 में से कोई एक चूज करनी है। तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NC1 इक्वल टू N ऑलवेज। याद रखना कि भाई अगर ये 1 आ गया नीचे तो ये 8 ही रहेगा और ये 20 ही रहेगा। तो ये कितने पे गया, ये गया 4 के टेबल में, 2 पे और 5 पे, तो 2/5 इज द आंसर। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। कोशिश करेंगे कल से इतना टाइम ना लगे, या टाइम लग ही जाता है। पता क्या है, एक सवाल को अगर 2-2 3-3 मेथड से कराएंगे, या ये कॉन्सेप्ट बार बार, देखो कोई भी चीज़ है उसको 2-4 दिन लगाओ, 2-4 दिन अगर ट्राई मारोगे फिर ही जाके तुम्हें समझ में आनी शुरू होंगी। ऐसा नहीं है मैंने एक बार बता दिया दोबारा ना बताऊं तो तुम्हें आ जाएगा ना, उसको मैं कंटिन्यूसली 3-4 बार रिपीट करूंगा ना। ये मटेरियल मैंने 3 बार रिपीट कर देना, उसके बाद रिपीट करूंगा। मेरा विश्वास है कोई भी चीज़ को 3 बार ट्राई करो, 1 2 3, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है। अगर आप 3 बार लाओ, अगर क्लास है आज पहली क्लास देख के आप कल से नहीं आओगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है जी। आप आओ, क्लास लगाओ, बेशक आप वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है ना, वीडियो को रोको, सवाल खुद से बनाओ, बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो मेरा एक्सप्लेनेशन चेक करो। ठीक है ना, देखोगे, रोज लगाओ, ये डेली क्लास चलेगी, डेली सेशन लूंगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ दिया करेंगे। बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। आज इतना ही ना भाई, ठीक है, इतना ही है।